पाकिस्तान के लोग न सिर्फ इंडियन मूवीज और एक्टर्स को बहुत लाइक करते हैं, बल्कि लगता है कि वे इंडियंस की खाने की आदतों, खास तौर पर खाने की बुराइयों को भी आसानी से अपना लेते हैं। खतरनाक रूप से अपना आदी बना लेने वाला और उतना ही कैंसर पैदा करने वाला गुटखा पाकिस्तानियों में उतना ही पॉपुलर है जितना कि इंडियंस में है। सीधे वर्ड्स में कहें तो यह सुपारी के छुरे, तंबाकू, कथा, चूना और मिठास का मिक्सचर होता है। यह मिक्सचर छोटे छोटे पाउचों में पैक होता है और खाने वाले को एक ऐसा झटका देता है जो तंबाकू के मुकाबले ज्यादा नशीली होती है। गुटखे के मिक्सचर को ध्यान में रखें तो आश्चर्य की बात नहीं है कि यह मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। गुटखा इतने गुपचुप तरीके से खाया जाता है, उसे पूरी तरह से दूसरों से छुपाकर मुंह में रखा जा सकता है, जो कि स्मोकिंग की आसानी से दिखाई दे जाने वाली बुराई के बिल्कुल उलट है। यह महामारी बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक समान रूप में फैली हुई है। 1990 के दशक के दरमियान और 2000 के दशक के शुरुआती सालों में पाकिस्तान की सीमा में इसकी इलीगल तस्करी होती थी और पाकिस्तान में इसका इंपोर्ट दुबई के रास्ते किया जाता था। गुटखे के जो ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे उनमें गोवा, 1000, RM आदि शामिल थे। गुटखे की तस्करी या इसके आयात से जुड़े खेहांचों की वजह से यह आम आदमी और गरीबों के लिए बहुत खर्चीला साबित होने लगा। 2000 में किए गए एक पाकिस्तानी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गुटखे के अवैध कारोबार की कीमत 300 करोड़ रुपए थी। लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद गुटखे की मांग में कोई कमी नहीं आई और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, यह फलता फूलता कारोबार दुबई में एग्जाइल्ड पाकिस्तानी माफिया की नजरों से छुपा नहीं रह सका, जिन्होंने इसे भुनाने का और इससे मुनाफा कमाने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि गुटखे को इंडिया से कानूनी तौर पर हासिल करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई खास व्यापारिक संबंध नहीं थे और उसे लोकल लेवल पर तैयार करने का कोई तरीका नहीं था। इसी दौरान अनीस पाकिस्तान में बेचने के लिए जाने माने हिंदुस्तानी ब्रांडों की ऊंची नकल तैयार करने में लगा हुआ था। वह गुटखे के बिजनेस पर लगातार नजर बनाए हुए था और उसने खुद ही उसका प्रोडक्शन करने पर विचार शुरू कर दिया था। इसी के मद्देनजर उसने गुटखे के बारे में, उसके प्रोडक्शन के तरीके के बारे में और गुटखे की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के बारे में इन्फो इकट्ठी करने के लिए थोड़ी रिसर्च शुरू कर दी। इसी समय इंडिया में गुटखे की दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। गोवा ब्रांड का जगदीश जोशी और RMD ब्रांड का रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल पिछले कुछ सालों से पूरी झोर आजमाइशी के साथ लड़ी जा रही प्रोफेशनल बैटल में बिजी थे। आयरनी यह थी कि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था जब एक दूसरे के खून के प्यासे ये दोनों लोग एक ही टीम में काम करते थे। जोशी ने 1990 में RMD में मैनेजर और जानकार व्यक्ति की हैसियत से अपने काम की शुरुआत की थी। माना जाता है कि वही था जो इस ब्रांड को इस सनसनीखेज ऊंचाई तक ले गया था और जिसने कारोबार को नई ऊंचाइयां दी थी। लेकिन जितनी मेहनत वह कर रहा था और जिस तरह के रिजल्ट ला रहा था, उसके बदले में उसे जितना मिल रहा था उससे वह नाखुश था। एट द एंड 1997 में वह RMD से अलग हो गया और उसने गुटखे का प्रोडक्शन करने वाली अपनी खुद की फर्म खोल ली। बताया जाता है कि इन दो गुटखा फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच कोई 4 साल तक जारी रही इस लड़ाई की शुरुआत जोशी के इस दावे के साथ हुई थी कि धारीवाल से उसका 70 करोड़ रुपया लेना बनता है और धारीवाल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। जब अनीस ने जोशी धारीवाल के लफड़े के बारे में सुना तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। उसने पाया कि वह इस सिचुएशन का सबसे बेहतर फायदा उठा सकता है। बताया जाता है कि जोशी ने दुबई में अनीस से कांटेक्ट कर उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह उसके मैटर को सुलझाने में और उसका पैसा दिलाने में उसकी मदद करे। और माना जाता है कि अनीस ने जोशी को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगा और इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए निपटवा देगा। संयोग से जोशी और धारीवाल दोनों ही NRI हैं और इस नाते दोनों को ही साल में कम से कम 181 दिन हिंदुस्तान के बाहर रहना जरूरी था। 181 दिन की गिनती पूरी करने के लिए धारीवाल ने कुछ समय दुबई में बिताने का निश्चय किया। जिस दौरान वह वहां पर था उस दौरान कहा जाता है कि अनीस ने उससे कांटेक्ट किया और उसके सामने इस मैटर में मीडिएटर का रोल निभाने की अपनी इच्छा जाहिर की। RMD के मुखिया को यह इंतजाम ठीक ही लगा। वह इस योजना में सिर्फ एक बदलाव चाहता था। कहा जाता है कि धारीवाल चाहता था कि यह मुलाकात दाऊद की मौजूदगी में हो और इसलिए अनीस ने इस बैठक को कराची में रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद धारीवाल और जोशी दोनों कराची गए और दाऊद के शाही बंगलों पर पहुंचे। लंबी चर्चाओं, तकरीरों और डिबेट्स के बाद दाऊद ने ऐलान किया कि उसने एक ऐसा समाधान निकाल लिया है जो सभी पक्षों को मान्य होगा। माना जाता है कि उसने कहा कि धारीवाल को कुल 11 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ेंगे। इसमें से 7 करोड़ रुपए जोशी को दिए जाएंगे और बाकी मध्यस्थता की फीस के तौर पर दाऊद को दिए जाएंगे। जिस वक्त जोशी और धारीवाल इस समाधान को मंजूर करते लग रहे थे, अनीस ने इसमें अपने लिए एक मौका देखा और उसे जल्दी से झपट लिया। बातचीत में इंटरफियर करते हुए उसने कहा कि चूंकि उसने लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है, वह चाहता है कि बदले में जोशी उसे गुटखा उत्पादन की तकनीकी जानकारी और उसे तैयार करने की मशीनरी मुहैया कराए। गुटखे की कचौरी का एक टुकड़ा हासिल करने की चाहत दिल में लिए अनीस अरसे से पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का अरमान संजोए हुए था, लेकिन इसके लिए
उसके पास न तो मशीन थे और न ही टेक्निकल एक्सपीरियंस था। आखिरकार जोशी के रूप में उसे ये दोनों चीजें हासिल करने का एकदम सही रास्ता मिल गया। लगता था कि इस विवाद में अनीस की दखलंदाजी से जोशी इतना खुश था कि वह तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही 15 मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और 4 पाउच बनाने की मशीनें दुबई और फिर 2001 में कराची भेज दी गई। यह मशीनरी अली असगर कंपनी के नाम पर न्हावा शेवा से दुबई के लिए एक्सपोर्ट की गई थी और इस एक्सपोर्ट पर निगरानी के लिए जोशी ने अपने एक सहयोगी राजू पचारिया को लगाया हुआ था। जोशी उस टाइम दरिया दिली से तो भरा हुआ था ही, सो उसने बीजू जॉर्ज उर्फ बाबू नामक अपने एक एम्प्लॉय को भी कराची की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर वहां के कामगारों को ट्रेनिंग देने भेज दिया। कुछ ही महीनों के भीतर अनीस ने एक बेहद कामयाब फायर ब्रांड गुटखा बाजार में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो आज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अनीस और उसके सहयोगी आफ्ताब बटकी ने पूरे काम की निगरानी की और मेक श्योर किया कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो और वे मुख्य कर्ता धर्ता पर्दे के पीछे बने रहें। अगर पूरा ऑपरेशन वैसा न होता तो इसके बारे में कभी किसी को पता ही न चल पाता। 2004 में पुलिस दाऊद और उसके सहयोगी सलीम चिपलन और अनीस के बीच के फोनों पर निगरानी रखने की कोशिश कर रही थी। बातचीत के दौरान एक टाइम आया जब बात बदलकर गुटखा बनाने वाली मशीनों के कुछ स्पेयर पार्ट्स की खरीदी पर आ गई और फैसला लिया गया कि इनकी खरीदी के लिए चोर बाजार सबसे बेहतर होगा। ये स्पेयर पार्ट्स पहले दुबई भेजे जाने थे, जहां से फिर वे कराची भेजे जाते। इस पूरे सौदे को संदिग्ध पाकर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ के लिए दाऊद के ससुर सलीम इब्राहिम कश्मीरी को तलब किया। जब उससे पूछताछ की गई तब जाकर उसने पूरे सेटअप तथा गुटखा किंग्स के साथ मिलकर के इंतजामों के बारे में सीक्रेट्स उगले और हैरत में पड़ी पुलिस को सुराग मुहैया कराए। बाद में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रॉय तुरंत हरकत में आए और उन्होंने क्राइम ब्रांच को और डीप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद जोशी और धारीवाल को अंडरवर्ल्ड के साथ सांठ-गांठ करने के लिए मकोका के तहत आरोप के घेरे में लिया गया। अपने खिलाफ लगे इन संगीन आरोपों को देखते हुए दोनों व्यापारी स्वाभाविक ही इंडिया वापस लौटने के इच्छुक नहीं रह गए। अगर दाऊद और अनीस के साथ काम करने के आरोप की बदनामी ही काफी नहीं थी, तो निहायत ही सख्त मकोका उनकी और उनकी कंपनियों की साख को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी था। दोनों के साम्राज्य अब तबाही के कगार पर थे और इससे भी बुरी बात थी कि इंडियंस को जानकर बड़ा झटका लगने वाला था कि 2 आला दर्जे के व्यापारियों ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली थी। मामला जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया गया और उसने धारीवाल और जोशी पर हिंदुस्तान लौटने और अपने कारनामों का अंजाम भुगतने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी वांटेडी जारी रखी तो इंटरपोल ने दोनों व्यापारियों और दाऊद और अनीस के खिलाफ खतरनाक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनी है जो तमाम देशों को भेजी जाती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे तलाशे जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे संबंधित देश के लिए सौंप दें। कई महीने बीत जाने के बाद जोशी और धारीवाल के पास इंडिया वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जोशी पहले लौटा और धारीवाल उसके कुछ समय बाद। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया। दोनों गुटखा किंग्स केस के लिए और केस को खारिज कराने हाई कोर्ट गए, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई। शुरू में तो वे यह कहते रहे कि वे कभी कराची में नहीं रहे और उन्होंने अनीस और दाऊद को कोई उपकरण मुहैया नहीं कराए, लेकिन क्राइम ब्रांच को दिए पचारिया के बयान और सीबीआई ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। कुछ दूसरे आरोपजन्य बयानों के अंतर्गत पचारिया ने विस्तार से बताया कि कैसे दोनों बैठक के लिए गए थे और अंसारियों के साथ मिलकर उन्होंने सौदा किया था। उनके खिलाफ मामला अभी भी अदालत में है। इसके अलावा पुलिस ने जहां जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो, जो अनीस के हवाला लेन देन का काम देखता था, के बयानों के मार्फत इन गुटखा किंग्स और अंडरवर्ल्ड के बीच जुड़े तारों का पता लगा लिया था। वहीं उसने एक और बड़ी और चौंका देने वाली बात पता लगा ली थी। जंबो ने बताया कि वह हाल ही में बांद्रा में कार्टर रोड स्थित एक्ट्रेस नगमा के फ्लैट पर गया था और उसने अनीस के 10 लाख रुपए नगमा को सौंपे थे। जंबो ने जोर देकर कहा था कि अनीस और नगमा क्लोज फ्रेंड्स हैं। नगमा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म बागी में की थी, जिसमें उसने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई थी जिसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दिया गया था। बाद में उसने संजय दत्त और बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स के साथ भी काम किया था। अनीस के साथ उसकी इस करीबी के खुलासे ने, जिसकी कहबरें तमाम न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस पर छपी थी, उसे काफी विचलित कर दिया, खास तौर पर इसलिए कि यह खुलासा बहुत गलत टाइम पर हुआ था। यह तथ्य लोकसभा चुनावों के समय में उजागर हुआ था, जब वह कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। नगमा ने इस पूरे खुलासे को विरोधियों द्वारा रचा गया षड्यंत्र बताया और इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये उसके चुनावी अभियान को पटरी से उतारने के इरादे से की गई उसे बदनाम करने की कोशिशें हैं। लेकिन जैसा कि तमाम दूसरे विवादों के मामले में होता आया था, यह विवाद भी मीडिया की निगाह से चुपचाप गायब हो गया। जो एक तथ्य किसी की नजरों से छुपा नहीं रहा, वह यह था कि दाऊद का रुतबा अभी भी कायम था और वह अभी भी उन आला व्यापारियों के विवादों में मध्यस्थता कर रहा था, जो अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अदालत में जाने के बजाय
उसके पास जाना पसंद करते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।